हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना से मौत 2000 के पार, भारत ने कोरोना के भविष्य पर दावे अनेक। किसके दावे में दम, या सब अंधेरे में मार रहे हैं तीर? नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल की भविष्यवाणी, 16 मई के बाद नहीं आएगा कोरोना। तो सेकंड फेज है लॉकडाउन की, उसमें हम मिडिल स्टेज में हैं और क्योंकि असर अगले 14 दिन, 15 दिन, 20 दिन भी चलेगा, तो हमारा ये असर मई के पहले से दूसरे हफ्ते तक भी दिखेगा। सिंगापुर यूनिवर्सिटी की रिसर्च का दावा, 20 मई तक भारत में मर जाएगा कोरोना। एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया का अनुमान, जून जुलाई में पीक पर पहुंचेगा कोरोना संकट। अभी तो केसेस बढ़ रहे हैं, पीक तो आएगा ही। ये मॉडलिंग डेटा पे है, कई लोगों ने अपनी अपनी मॉडलिंग करी, इंडियन एक्सपर्ट्स भी हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी हैं। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि जून जुलाई में पीक आ सकता है। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने पूछा सरकार से सवाल, हम प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहते हैं कि देश को ये बताएं कि ये पिछले 50 दिन के लॉकडाउन में भारत ने क्या पाया और भारत ने क्या खोया है। केजरीवाल ने बताई लॉकडाउन की सबसे बड़ी उपलब्धि। केंद्र सरकार ने आदेश निकाले हैं कि उनका इलाज अगर हम चाहें तो उनके घर पे भी हो सकता है, उनको अस्पतालों में आने की जरूरत नहीं है। जो लोग एसिम्टोमेटिक होते हैं, जो लोग माइल्ड सिम्टम वाले होते हैं, उन सब लोगों के घर पे इलाज का हमने इंतजाम किया है। लॉकडाउन पर बहस के बीच सीधा सवाल, क्या लॉकडाउन ने देश को तैयार कर दिया? जी हां, आज का सीधा सवाल यही है और आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ जो तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। शाहनवाज हुसैन साहब मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपको बता दें कि टीएस क्लेयर साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप चेयरमैन हैं पीएसआरआई हार्ट इंस्टीट्यूट के। प्रांजल शर्मा है, बिजनेस जर्नलिस्ट हैं। राजीव त्यागी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन शाहनवाज हुसैन साहब, पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगा और यही सवाल जो आज का हमारा सीधा सवाल है कि क्या इस लॉकडाउन ने देश को आगे की चुनौतियों के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए तैयार कर दिया है? देखिए, इस देश के लोगों ने जिस तरह से कोरोना से एक मजबूत लड़ाई लड़ी है, पूरे दुनिया में भारत की और भारतीयों की प्रशंसा हो रही है। पूरे दुनिया ने देखा कि जिस तरह से कोरोना संकट से बड़े बड़े विकसित देशों ने घुटना टेक दिया, लेकिन भारत और भारतीयों ने जिस जज्बे के तहत इस लड़ाई को लड़ने का काम किया है, आज जो कोरोना कंट्रोल में है, जिस तरह की आपने रिपोर्ट दिखाई कि मई के महीने में और भी बड़ी उपलब्धि हो सकती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी ये पूछ रही है कि हमने क्या खोया, क्या पाया। भाई, कोरोना से पूरी दुनिया ने खोया है, लेकिन भारत के नेतृत्व ने जो क्षमता दिखाई, जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने मिलकर बातचीत करके अपने अपने राज्य में और देश में कोरोना को लेकर एक बड़ी लड़ाई लड़ी, इसका बहुत बड़ा नतीजा है कि आज दुनिया में भारत की प्रशंसा हो रही है। और अगर कांग्रेस के मनीष तिवारी जी को ये पूछने की जरूरत पड़ रही है तो लोगों को ताज्जुब हो रहा होगा कि शाहनवाज हुसैन साहब, सवाल ही मैं एक काम करता हूं, शाहनवाज हुसैन साहब, मैं एक काम करता हूं कि तमाम मेहमानों से पहले यही पूछ लेता हूं कि लॉकडाउन का हासिल क्या है। तो आप मुझे 5 बड़े हासिल बता दीजिए लॉकडाउन के, उसके बाद मैं बाकी गेस्ट के पास जाऊंगा। देखिए, बहुत पहली बात तो बहुत बड़ा हासिल ये है कि दुनिया में हमने कोरोना के संकट में जो दुनिया की स्थिति थी उससे अपने आप को बहुत ज्यादा हमने उसमें कंट्रोल किया। दूसरी बात यह है, कोरोना के मरीज दुनिया के देशों के मुकाबले में हमारे यहाँ बहुत कम परसेंटेज में आए। तीसरी बात यह है कि पूरे दुनिया में भारत एक वर्ल्ड लीडर बनकर उभरा कि हमने दुनिया को दवाएं दी। चौथी बात यह है कि इस कोरोना संकट में जहां चाइना से पूरे दुनिया को खतरा बना और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी भारत को मिलने जा रही है कि वो कंपनियां भारत आएगी। पांचवी बात यह है कि पूरा देश इकट्ठा और एकजुट होकर 135 करोड़ हिंदुस्तानी इस कोरोना को हराने में कामयाब हुए। ठीक है, अब मैं राजीव त्यागी से यही सवाल पूछता हूं, कांग्रेस के नेता भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आपके मुताबिक लॉकडाउन का हासिल क्या है? देखिए अखिलेश जी, मैं एबीपी न्यूज को साधुवाद देना चाहूंगा कि 11:05 पे एबीपी न्यूज ने आज ही लिखा है
कि देश में जानलेवा कोरोना वायरस का खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन के बावजूद नए मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ये एबीपी न्यूज ने आज सुबह 11:05 पे देखा। एबीपी न्यूज को दोबारा साधुवाद देता हूं। दूसरा विषय एबीपी न्यूज ने उठाया कि तस्वीरें हालात से मजदूर का पलायन जारी, कहा पैसे नहीं बचे, खाना खाना बड़ी समस्या। ये एबीपी न्यूज की सुबह की 1 बजे की न्यूज है जो एबीपी न्यूज ने अपने यहाँ वेबसाइट पर रखने का काम। तीसरी बात बहुत स्पष्ट है, जो एबीपी न्यूज का आज जो प्रोमो चला है उसमें बहुत स्पष्ट कहा गया है, एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया साहब ने कहा है कि जून जुलाई में हमारे यहाँ ये पीक करेगा, कोरोना पीक करेगा। वो साइंटिफिक व्यक्ति है, कहीं ना कहीं वो इस बात को लेकर के गंभीर हो गए, इसलिए उन्होंने बात कही थी। चौथी बात जो विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि 800 वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री मोदी जी को चिट्ठी लिखने का काम किया और कहा कि जितने टेस्ट करेंगे उतना ही कोरोना के बारे में हम विशेष रूप से जान पाएंगे। आज ये समाचार पत्र में गुजरात के चीफ मिनिस्टर जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, मिस्टर क्या नाम उनका, मैं नाम बोल रहा हूं गुजरात के चीफ मिनिस्टर का, उनका बयान है बकायदा, संक्रमण ज्यादा लेकिन हालात बेकाबू नहीं, ज्यादा टेस्ट से अधिक दिख रहा है। ठीक है, तो राजीव त्यागी जी, मतलब आपके मुताबिक इस लॉकडाउन का हासिल 0 है, आप सिर्फ नाकामियां गिनवा रहे हैं, आपको एक भी उपलब्धि नजर नहीं आ रही है लॉकडाउन से। 5 सेकंड छोटे में जल्दी से। रूपानी साहब का यह बयान है जो कि अखबार में छपा कि ज्यादा टेस्ट करने से अधिक दिख रही है संख्या गुजरात में। तो इसका मतलब बहुत स्पष्ट है, कांग्रेस की पार्टी भी ये कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी कहती है जितना टेस्ट करेंगे उतना ही कोरोना को हरा पाएंगे। हम देश की सरकार के साथ खड़े हैं, हम चाहते हैं चिकित्सा कर्मियों के पास पीपीई किट हो। मैं आपके पास दोबारा आता हूं राजीव त्यागी जी, मेरे पास एक और सवाल आपके लिए है, चूंकि आपको कोई उपलब्धि नजर ही नहीं आ रही है, लॉकडाउन का कुछ हासिल ही नहीं दिख रहा है, तो एक बड़ा सवाल है जो मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन बाकी मेहमानों से भी पहले एक बार मैं ये पूछ लूं कि उन्हें क्या दिखता है, लॉकडाउन से हमें क्या मिला। डॉक्टर टीएस क्लेयर साहब, आपके मुताबिक लॉकडाउन ने हमें क्या दिया? देखिए, यहां तक मेरा अपना थिंकिंग है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि लॉकडाउन से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। ये तो सीधी साफ क्लियर बात है कि अगर इंडिया में सारे कंट्री में जो कि 1300 मिलियन लोग हैं हम लोग यहाँ, उसमें 62,000 केस हुए हैं, बाकी बहुत ज़्यादा हुए हैं। सो मेरा ख्याल में तो ये डिस्कशन बेकार है कि लॉकडाउन का फ़ायदा नहीं हुआ, जब बहुत फ़ायदा हुआ है। एक तो स्प्रेड जो है इस पर कंट्रोल हुआ है अभी तक, नहीं तो हमारे पास लाखों के लाखों मरीज होते। एक्चुअली बाकी जो दुनिया है वो तो बड़ी हैरान है कि इंडिया कैसे कर पाया है इतना, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इस लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखाया है कि इन्फेक्शियस डिजीज़ को कैसे हमने डील करना है। इंडिया में तो दुख की बात है कि लोगों को हाथ धोने नहीं आते थे, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कम से कम लोगों को हाथ धोने आए हैं और उनको अपनी पर्सनल हाइजीन के बारे में समझ आई है, उनको ये समझ आई है कि सैनिटेशन क्या होती है और एक दूसरे से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो मेरा ख्याल में तो बहुत इसमें हमारा फायदा हुआ है और इस वजह से मैं आऊंगा सर आपके पास दोबारा आऊंगा। कारण है कि इंडिया बच गया है, बच गया है। ठीक है, आपको लगता है कि लॉकडाउन की वजह से इंडिया बच गया है। और दूसरी बात प्रांजल शर्मा जी, देखो मैं आता हूं सर, डॉक्टर साहब मैं आपके पास आऊंगा। प्रांजल शर्मा भी मेरे साथ हैं, बिजनेस जर्नलिस्ट हैं। प्रांजल, आपके मुताबिक लॉकडाउन ने हमें क्या दिया? देखिए, सबसे बड़ी चीज अखिलेश, हमको समय मिला है, सरकार को समय मिला है, समाज को समय मिला है इसको संभालने का, इसको समझने का और इसको आगे इस पर कैसे कदम उठाए जाएं उस पर कुछ नई सोच लाने का। और कुछ नहीं तो जिस तरह से अलग अलग राज्य और केंद्र सरकारों के अलग अलग संस्थानों ने हॉस्पिटल्स का इंतजाम किया है, अपनी पूरी जो स्वास्थ्य जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ किया है, वो सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं, क्योंकि ये वायरस जाने वाला नहीं है। इसको लड़ने के लिए जो हमारी जो शक्ति है उसको बेहतर किया गया है। जी, तो ऐसे में राजीव त्यागी जी, अब आपसे सवाल यह पूछा जाएगा, बाकियों को छोड़िए, इस पैनल में ही जो 4 लोग बैठे हैं, 3 को इसमें फायदा नजर आ रहा है लॉकडाउन में, आपको कुछ भी उपलब्धि नजर ही नहीं आ रही है, तो आपके चश्मे में कहीं दिक्कत तो नहीं है कुछ देखने में? हालांकि आप चश्मा लगाते नहीं है, लेकिन आंखों के आगे शायद कोई पर्दा है। नहीं, आजकल एंकर्स बड़े स्मार्ट हैं, वो चश्मा भी लगवा सकते हैं। हो सकता है आप भी उसी श्रेणी में जाना चाहते हो, तो आपकी इच्छा है। हालांकि मैं भी चश्मा नहीं लगाता हूँ और ना चश्मे उतारता जरूर उन लोगों के जिनके चश्मे चढ़े होते हैं। अब मैं अच्छा राजीव त्यागी, मुझे ये बता दीजिए, मुझे एक बात बता दीजिए राजीव जी, नहीं, अगर लॉकडाउन नहीं होता, एक मिनट, आपको पता है कि देश में क्या हालात होते, आप क्या भविष्यवाणी कर पाएंगे? चिल्लाने से और बहुत जोर जोर से एक ही बात को बार बार कहने से राजीव त्यागी अपना स्टैंड नहीं बदलता है।
मेरे बात भी डाल दीजिए, मैं अपना बात कह लूं। नहीं, मुझे पता है कि आपका स्टैंड क्यों बदल जाएगा। आपको तो एक भी उपलब्धि नजर नहीं आ रही है लॉकडाउन में। बात कह लूं प्लीज, मैंने कब कहा एक भी उपलब्धि नहीं है? आपने बोला ना सर, मैंने आपको कहा 5 उपलब्धि बताइए, आपने 5 नाकामी गिनवा दी एक तरफ से। देखिए जो मैंने प्रांजल शर्मा जी से सुना और जो एबीपी न्यूज की आज की रिपोर्ट है वेबसाइट पे, उनको मैंने कोट किया। या तो एबीपी न्यूज गलत बोल रहा है। सर एक बात बताइए, देखिए राजीव जी कंफ्यूज मत कीजिए लोगों को। राजीव जी, माय डियर फ्रेंड, राजीव जी पूरी बात आप रखिए, पूरी बात रखिए। मैं कह रहा हूं, लेकिन आप ये तो मत कहिए ना कि कुछ होगा ही नहीं, लॉकडाउन से कोरोना खत्म हो जाएगा, ये तो कोई नहीं मान रहा है, कोई नहीं कह रहा है। उसकी रफ्तार सिर्फ रोकी गई। और आज अरविंद केजरीवाल ने भी ये बात कही है कि दरअसल हमें तैयारी का वक्त मिला है इससे। लोगों ने अगर आपने कंप्लीट कर लिया हो, अखिलेश जी आप बोल लिए हो तो मैं बोलूं अब जरा। हाँ बोलिए। एबीपी न्यूज के जो सम्मानित दर्शक मुझे सुन रहे हैं, प्रांजल शर्मा जी की बात से इत्तेफाक रखते हुए, उससे अपनी बात जोड़ते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। लॉकडाउन ने हमें समय दिया कि हम लोग तैयारी बेहतर कर पाए। कांग्रेस पार्टी शुरू से यही कह रही है। देश को 2 मोर्चों पे अब तैयारी करनी है। आर्थिक क्षेत्र में तैयारी करनी पड़ेगी और दूसरा आपको कहना उसका स्वास्थ्य के क्षेत्र में तैयारी करनी पड़ेगी। मैं सरकार से 3-4 प्रश्न पूछता हूं। सरकार ये बताए कि प्रत्येक 1000 पे कितने टेस्ट सरकार कर रही है अभी तक? मुझे जहां तक जानकारी है, पैराग्वे से लेकर के दक्षिण अफ्रीका से लेके रशिया से लेकर के अन्य बहुत सारे देशों के मुकाबले हम निचले स्तर पर टेस्ट करने में है। ये सरकार के पास रिपोर्ट है, सरकार इस रिपोर्ट को देख ले। पहली बात। दूसरी बात, आर्थिक क्षेत्र में यदि आप देखेंगे तो आर्थिक क्षेत्र में सरकार भी ये मानती है कि इस वर्ष हमारी जीडीपी ग्रोथ 0 रहेगी, जो चिंता का विषय है। मेरे भाई जी शहनवाज ने कहा कि हमारी चीन से बहुत सारी कंपनियां आकर के इन्वेस्ट करेंगी। मैं आपसे 2-3 प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आपने अपने कहीं कॉर्पोरेट पॉलिसी में बदलाव किया है? क्या आपने कहीं किसी प्रकार से चीन का जो इन्वेस्टमेंट है उसको मूव करने के लिए, जो हिंदू मुस्लिम डिबेट आप 6 साल से कर रहे हैं, एजेंडा चला रहे हैं, उस एजेंडे को गवर्नेंस की तरफ लेके जा रहे हैं, तो बड़ी बधाई के पात्र है। गवर्नेंस के लिए अच्छी बात है। सवाल हो गया राजीव जी आपका? हाँ, सवाल हो गया राजीव जी आपका? लास्ट सेंटेंस मेरा एक लास्ट सेंटेंस है। ये एमएसएमई सेक्टर्स के लोन जो है 2,32,000 करोड़ के, और डिफॉल्ट करने की स्थिति में सिबिल की रिपोर्ट है, ये आईएमएफ की रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, अन्य बहुत सारी संस्थाओं की रिपोर्ट है कि देश को बढ़िया तरीके से चलाने के लिए 12 से 15 लाख करोड़ रुपए चाहिए। चलिए मैं समझ गया। मैं राजीव जी आपके सवालों का जवाब लेता हूं शाहनवाज हुसैन जी से, लेकिन मुझे जरा ये आप बता दीजिए, आपका सवाल पूछना अपनी जगह जायज है। मैं आता हूं शाहनवाज हुसैन साहब, आप जवाब दीजिएगा। राजीव जी का सवाल पूछना जायज है, विपक्ष का काम है सवाल पूछना। लेकिन जब मैंने आपसे सवाल ये पूछा कि लॉकडाउन का क्या कोई आपको हासिल नजर आता है, आपने ये सीधे कैसे कह दिया कि कुछ भी नहीं आपको हासिल दिखता है? क्या आप ये कह पाने की स्थिति में है कि लॉकडाउन नहीं होता तो आज हालात बेहतर होते भारत में? देखिए मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं, लॉकडाउन अगर प्रॉपरली तैयार करके किया जाता तो हमारी श्रमिकों के पांव में, जो कि कहा गया था कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में यात्रा करेंगे, उनके पांव से चप्पल साफ हो गए, उनके पांव में छाले पड़ गए, ये नहीं होता। लॉकडाउन प्रॉपरली तैयार किया जाता तो मिडिल क्लास की जो सैलरी कैटेगोरियन की नौकरी, अब आप दूसरी बात पर चले गए। लॉकडाउन का प्रॉपरली तैयार किया जाता। आप लॉकडाउन के मिसमैनेजमेंट को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो एक अलग मसला है। मैं तो सिर्फ सीधा सा सवाल पूछ रहा था आपसे कि क्या लॉकडाउन का फायदा इस देश को हुआ या नहीं हुआ? आप सीधे तौर पर खारिज कर रहे हैं। हाँ, शाहनवाज हुसैन साहब चलिए, जो सवाल पूछे इन्होंने जवाब दीजिए। राजीव त्यागी ने जो सवाल पूछे, राजीव जी ने बोला है और 2 बार मैंने उनको सुना है। मैं उनसे आधे समय में आपको जवाब देना चाहता हूं जी। पहली बात तो यह है कि भारत में, अमेरिका में 21 जनवरी को, इटली में 30 जनवरी को और स्पेन में 31 जनवरी को कोरोना का मरीज मिला। आज अमेरिका में जितने लोग मरे हैं उतने तो हमारे केस हैं। अमेरिका और इटली और स्पेन हमने नहीं बनने दिया। भारत सरकार को, आप हो सकता है मोदी जी से आप इत्तेफाक न रखते हो, लेकिन 135 करोड़ जनता ने उस फैसले को सराहा। और आपको बता दूं राजीव त्यागी जी, आपकी सरकार पंजाब में भी है, राजस्थान में भी है। लॉकडाउन आपकी सरकारों ने किया। आप बोलते हुए ये ध्यान में आपके आ जाता है कि शायद केंद्र ने लॉकडाउन कर दिया। कई जगह तो डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर ने भी लॉकडाउन को बढ़ाया है। और पंजाब की सरकार ने, मैं राजीव जी को याद दिला दूं, पंजाब सरकार ने सबसे पहले कर्फ्यू का ऐलान किया था, आपको याद होगा राजीव त्यागी जी। वहां पर कांग्रेस की सरकार। मैं बात पूरी कर लूं राजीव जी, मैं बात पूरी कर लूं, मेरी बात पूरी होनी, मैंने संयम से सुना आपको। मैं आपको कह रहा हूं कि जब पंजाब की सरकार ने सबसे पहले किया, आपकी राजस्थान की भी सरकार है, आप जब ये कह देते हैं कि इस देश में लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं हुआ, तो जो एबीपी न्यूज पर दर्शक बैठ रहे हैं वो ठगा हुआ सा महसूस करते हैं। अगर आपको कहना था लॉकडाउन नहीं करना तो आज कह दीजिए। ये राहुल गांधी जी रोज प्रेस करते हैं, कोई इकोनॉमिस्ट बुला लेते हैं, उससे बातचीत करते हैं,
फिर मनीष तिवारी जी से बयान दिलवाया कि लॉकडाउन से हासिल क्या हुआ। एक आम आदमी को दिक्कत हुई होगी, मैं जानता हूं कि ये आसान काम नहीं है, कष्ट जो मिला है उसको लोगों ने सहा है और ये लोगों की जान बचाने के लिए है। शाहनवाज हुसैन जी, सरकारों से तालमेल मानता हूं, मैं आपकी सारी बातें मानता हूं शाहनवाज हुसैन जी, लेकिन अगर विपक्ष आपसे सवाल पूछ रहा है, अगर आपसे आपके प्लान के बारे में पूछा जा रहा है या फिर यह पूछा जा रहा है कि 17 तारीख के बाद अब क्या तैयारी होगी, क्या लॉकडाउन 4 की हम तैयारी करें या फिर धीरे धीरे रियायत मिलेगी, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जवाब दीजिए। कल प्रधानमंत्री जी की बैठक है, मुख्यमंत्री के साथ कल बैठक है और एक एक करके बारी बारी नहीं मैं पूरा जो सवाल है वो जवाब दे दूं। कल प्रधानमंत्री जी की बैठक है, प्रधानमंत्री टीम इंडिया में यकीन रखते हैं, सारे मुख्यमंत्री सारे एक्सपर्ट की राय के बाद देश में क्या करना चाहिए वो राय बनती है। कोरोना के मुद्दे पर पहले 2-4 दिन कांग्रेस पार्टी का व्यवहार वैसा नहीं था, लेकिन बाद में रोज कांग्रेस पार्टी का एक काम है कोरोना पे कोई सुझाव नहीं, आलोचना आलोचना आलोचना। जैसे राजीव जी ने तो यहाँ यह भी बता दिया कि पंजाब और राजस्थान की सरकार ने भी जो लॉकडाउन किया, लगता है उससे भी ये सहमत नहीं है। ये कोरोना एक बहुत बड़ा पेंडेमिक है। छोटा जवाब राजीव त्यागी जी जल्दी से, बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। बिल्कुल छोटे से, आप भूल गए थे क्या कि पंजाब और राजस्थान में भी आपकी सरकार है, लॉकडाउन वहां भी है? बिल्कुल जवाब राजीव त्यागी जी जल्दी से। मेरे बड़े भाई केंद्रीय मंत्री रहे हैं, शायद वो इस संबंध को समझते होंगे। संघ का जो सिस्टम है, केंद्र का राज्यों का संबंध क्या है। पहली बात तो मैं इसको बहुत स्पष्ट कर दूं, राज्यों का 30,000 करोड़ रुपए जीएसटी का दिसंबर जनवरी का बकाया यदि आप बेहतर तरीके से देते तो लॉकडाउन को निश्चित रूप से और तैयारी से किया जा सकता था, तैयारी की जा सकती थी। अब मैं कहता हूं, इन्होंने कहा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं लोग, मेरी बात पर ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। 13 करोड़ मजदूर जिनको मजदूरी चली गई, जिनके पांव में चप्पल तक नहीं है, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। 11 करोड़ एमएसएमई के मजदूर जिनके लिए कोई पैकेज अभी तक आपने नहीं दिया हुआ है, ठगा कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। मिडिल क्लास के वो नौजवान जिनकी नौकरियां जा रही है, जिनके पैकेज काटे जा रहे हैं, तनख्वाहें काटी जा रही है। मुझे याद आता है कि बहुत सारे मीडिया हाउस से भी छटनी हो रही है। ठगा हुआ महसूस कर रहा है हर वो किसान जिसकी रबी की फसल नहीं बिक पा रही है। ठगा हुआ महसूस कर रहा है हर वो किसान जो खरीफ की फसल नहीं बो पा रहा है। मैं कह रहा हूं कि लॉकडाउन यदि आप बेहतर तरीके से करते तो निश्चित रूप से क्या हो जाता है। नहीं एक मिनट सर, लॉकडाउन को क्या बेहतर किया जाता है? चलिए एक बात छोटे में बता दीजिए, लॉकडाउन में ऐसा क्या बेहतर कर दिया जाता है कि जो आप कह रहे हैं वो सब कुछ हो जाता है, फिर तो लॉकडाउन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। चलिए मैं राजनीतिक तूतू में से थोड़ा बाहर निकलना चाहता हूं। जी राजीव जी और शाहनवाज हुसैन जी, सर मैं आप दोनों को फिर मौका दूंगा। मैं प्रांजल शर्मा के पास जाना चाहता हूं, जरा बिजनेस जर्नलिस्ट हैं प्रांजल जी। बोल रहा हूं, जब आप मुझे बुला रहे हैं तभी मैं बोलता हूं। जी शाहनवाज जी मैं आऊंगा सर, आपके पास आऊंगा मैं पूरा समय। एक मिनट राजीव जी, सर आपस में मत उलझिए, प्रांजल शर्मा को जरा बीच में लाने दीजिए बहस में। प्रांजल शर्मा जी, आपने भी सुना राजीव त्यागी जी को, वो जो बातें गिनवा रहे हैं और जितनी लंबी चौड़ी फहरिस्त लेकर आए कि ये सारी चीजें होनी चाहिए थी, जब ये सारी चीजें हो ही रही होती तो फिर लॉकडाउन क्या क्यों होता है? फिर लॉकडाउन का मतलब ही क्या रहता है? देखिए बहुत ये कठिन समय है और संतुलन बनाना भी बहुत कठिन है किसी भी सरकार के लिए। इसलिए मैं सरकार कह रहा हूं, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या आप और उसके रीजनल लेवल पे जाएं, जीवन और जीविका दोनों को संभालना है। जब हम जीवन बचाते हैं और लॉकडाउन करते हैं तो जीविका पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर हम जीविका को बढ़ावा दें तो उधर जीवन पे असर पड़ता है। तो मुझे लगता है किसी के पास एक ऐसा रामबाण नहीं है जिससे पूरी की पूरी स्थिति संभल जाए और बेहतर हो जाए। इसलिए ये गलत बात है कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो सब कुछ बेहतर होता, और लॉकडाउन को अगर हम पूरी तरह से बंद भी कर दें तो भी स्थिति बेहतर होगी। अब 17 मई के बाद क्या करना चाहिए, इसको फिर से सारे सरकारों को साथ मिलकर बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा कि हर कदम जो आप बताइएगा कि आपके मुताबिक आपको क्या लगता है कि क्या प्लान होना चाहिए। मैं आऊंगा आपके पास कि क्या चौथे लॉकडाउन की जरूरत है, वो सवाल मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर टीएस क्लेयर साहब, एक मिनट राजीव जी, डॉक्टर टीएस क्लेयर मेरे साथ हैं, आप चेयरमैन हैं पीएसआरआई हार्ट इंस्टीट्यूट के। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो क्या जो कोविड हॉस्पिटल्स हमने तैयार किए या जो ट्रेन में मूविंग हॉस्पिटल्स तैयार किए गए हैं, कई जगहों पर आप जो ट्रेन के कंपार्टमेंट है उन्हें अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है, इस तरह की तैयारियां हम कर पाते? देखिए यहाँ तक मेरा सवाल है, ये मेरे ख्याल में तो डिस्कशन ही बेकार है कि लॉकडाउन करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। लॉकडाउन तो 100% करना चाहिए था। और दूसरी बात, जहाँ तक मेरा अपना ज्ञान है उसके मुताबिक ये नहीं कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया, गवर्नमेंट ने एक
हाई कमेटी बनाई है डॉक्टरों की, जो डॉक्टरों की रिकमेंडेशन पे किया है। और मेरा ख्याल ये नहीं कि सरकार ने अपने आप कर दिया, या किसी पॉलिटिशियन का डिसीजन नहीं है। ये डिसीजन तो एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं जैसे, और उनके एक बड़ी हाई पावर्ड कमेटी बनी हुई है, उन लोगों का ये फैसला था, और वो मेरा ख्याल सही फैसला है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर हम लॉकडाउन ना करते तो हमारी हालत बहुत ख़राब होती, नंबर 1। नंबर 2, हमें टाइम ही ना मिलता तैयारी करने के लिए, लोगों को पढ़ाने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए पेंडेमिक है क्या। सो मेरे ख्याल में तो ये डिस्कशन जो है सही नहीं है। देखो, तो अगर आपने पूछना ही है सही, तो एपिडेमियोलॉजिस्ट जो होते हैं, डॉक्टरों के एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं, उनसे पूछो, उन्होंने रिकमेंड किया है वो लॉकडाउन करना चाहिए, और ये खोला भी जाएगा। और मुझे लगता है ये सारे सवाल राजीव त्यागी से ही हैं, उन्हीं लोगों का विरोध है, उन्हीं के नेता है मनीष तिवारी जिन्होंने पूछ दिया कि लॉकडाउन का हासिल क्या है। तो राजीव जी जवाब दीजिए आप। देखिए, डॉक्टर साहब की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि निश्चित रूप से डॉक्टर्स ने तैयारी करी होगी, डॉक्टर्स ने कहा होगा। मैं यहां तक कहता हूं कि लॉकडाउन की रिकमेंडेशन सभी चीफ मिनिस्टर्स ने की थी। पंजाब में सबसे पहले निश्चित रूप से हमने कर्फ्यू लगाने का काम किया, राजस्थान में भी कर्फ्यू लगा, भीलवाड़ा मॉडल पूरे देश में प्रसिद्ध भी हुआ राजस्थान का। लॉकडाउन करने की शुरुआत सभी चीफ मिनिस्टर और केंद्र सरकार ने की। आप राजीव जी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा। आपने बहस की शुरुआत में जो बातें कही थी और अभी जो कह रहे हैं उसमें बड़ा अंतर आ गया। अब आप जो कह रहे हैं उससे मुझे लग रहा है कि आप मुतमईन हैं, आपको लग रहा है कि लॉकडाउन होना चाहिए था। आपने तो शुरू में लॉकडाउन की सारी खामियां ही गिनवा दी। मैंने सर आपको सिर्फ इतना कहा था आज बहस की शुरुआत में कि 5 उपलब्धियां बता दीजिए, लॉकडाउन से क्या हासिल है। आपने 5 नाकामी गिनवा दी। अब आप भी ये मान रहे हैं तो धीरे धीरे कि नहीं लॉकडाउन क्या हासिल है। सब समझता हूं मैं अखिलेश, मैं सब समझता हूं कि एंकर्स कहां बोलते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, मेरे को कंप्लीट जितना सवाल पूछ रहा हूं ना, आप ज्यादा समझ रहे हैं, मुझे लगता है आप थोड़ा ज्यादा ही समझ ले रहे हैं। मैंने जो आपसे सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए ना आप मुझे। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे तो आप व्यक्तिगत होने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने एक इश्यू पर आपसे सवाल पूछा और आप राजीव त्यागी सिर्फ नहीं है, आप कांग्रेस के चेहरा हैं, यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मैंने आपसे पूछा कि क्या लॉकडाउन का कोई हासिल है, आपने खामियां गिनवा दी सारी। तो सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए, आप विचलित क्यों हो जा रहे हैं। प्लीज अखिलेश आनंद, मैंने शुरू में मैं चैलेंज देता हूं एबीपी न्यूज को, अखिलेश आनंद को चैलेंज देता हूं कि कृपया मेरे पहले वक्तव्य को निकाल के दिखा जिसमें मैंने कहा कि लॉकडाउन से कुछ भी हासिल नहीं हुआ या लॉकडाउन बिल्कुल गलत था। मैंने अगर ऐसा कहा हो तो मुझे आप अभी कहना देंगे, मैं मान लूंगा। अगर मैंने कहा कि लॉकडाउन गलत था, मैंने सिर्फ इतना कहा कि लॉकडाउन को बेहतर तैयारी के साथ किया जा सकता था। जब आप प्रधानमंत्री के संदेश के लिए, जब खामियां नहीं गिनवाई थी, मुझे सुनिए प्लीज, खामियां को नहीं गिनाऊंगा, खामियां उपलब्धि तो आप एक भी नहीं बता रहे थे ना। आपने बातचीत की शुरुआत राजनीति से कर दी। मैंने सवाल पूछा था उपलब्धि क्या है, आपको लगता है कि लॉकडाउन का कोई हासिल है? आपने एक भी हासिल मुझे नहीं कहा। अच्छा चलिए, आप मुझे ईमानदारी से बता दीजिए राजीव जी जरा मुझे ईमानदारी से बता दीजिए, एक उपलब्धि चलिए आप बताइए, लॉकडाउन का हासिल क्या नजर आता है आपको? लॉकडाउन का हासिल बहुत बेहतर हो सकता था। लॉकडाउन का हासिल हमारा निश्चित हो सकता, मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए सुनिए प्लीज, हमारे जितनी मौतें हुई है लॉकडाउन से वो चिंता का विषय हो सकता है। आपका कोई भाई मजदूर ना हो, किसान ना हो, लेकिन मैं किसान परिवार से, मुझे मजदूरों से भी वास्ता पड़ता है, इसलिए मजदूरों का दर्द जानता हूं, पहली बात। दूसरी बात, बहुत स्पष्ट मैंने कहा है लॉकडाउन के बारे में कि लॉकडाउन हमें तैयारी करने का मौका देता है। सरकार से क्या प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए अखिलेश जी कि प्रधानमंत्री के संदेश के लिए तो आप 3 दिन लेते हैं और प्रधानमंत्री लॉकडाउन के लिए सिर्फ 3 घंटे देते हैं कि 3 घंटे बाद लॉकडाउन हो जाएगा। तो लॉकडाउन से पहले को तैयारी करी होगी, ट्रेन कितनी चलेगी, प्रवासी मजदूर कैसे घर पहुंचेंगे, किसान की फसल कैसे रुकेगी, मिडिल क्लास की सैलरी में। चलिए शहबाज हुसैन जी, आप ये बता दीजिए, तैयारियों को लेकर सवाल पूछ रहे हैं अब राजीव त्यागी, अब उनका राजीव त्यागी जी उनका ये कहना कि बेहतर तैयारी के साथ आना चाहिए था आपको। तिवारी के बयान को डिफेंड करने को बैठे हैं, ये वकील कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मनीष तिवारी सरकार से सवाल पूछ रहा हूं और सरकार सवालों से बच रही है। लॉकडाउन का फायदा क्या हुआ, सरकार सवालों से बच रही है। हाँ, सरकार बच नहीं रही। आप जवाब सुन लीजिए राजीव जी। सरकार देखिए, काफी समय अखिलेश जी ने दिया, जवाब दीजिए। अब जवाब मैंने संयम से सुना है, अब जवाब हम कोरोना पॉजिटिव पा पाएंगे। बीजेपी के जवाब को सुन लें राजीव जी, हम कंटिन्यू कहाँ बोल रहे हैं आपकी बातों में? बोले दीजिए ना राजीव जी, बोले दीजिए आपकी बात। मेरी गुजारिश है, बात समझिए राजीव त्यागी जी। कांग्रेस के मुख्यमंत्री कुछ और कहते हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री कुछ और कहते हैं, और राहुल जी, सोनिया जी और राजीव जी और कुछ कहते हैं। सवाल है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री कहते हैं हमें कर्फ्यू लगाना पड़ेगा, हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा, जल्दी करना पड़ेगा। उनके विचार और केंद्र के विचार में कोई अंतर नहीं दिखता है।
लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पर सियासत कर रही है। कांग्रेस पार्टी को लगता है अरे लॉकडाउन आप कह रहे हैं, राजीव जी क्या कहना चाह रहे हैं, 4 घंटे का समय दिया तो क्या 10 दिन का समय देते और फैलने देते कोरोना को? ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा। अगर सही वक्त मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, बहस को आगे ले जाते हैं। राजीव जी, राजीव जी एक मिनट, आप अब बहस को आगे ले जाते हैं। हम यहीं पर रुक गए हैं लॉकडाउन पर। मैं अब लॉकडाउन 4 की बात करना चाह रहा हूं। 1 मिनट सर, शाहनवाज हुसैन साहब, आपको क्या लगता है कि क्या इस देश को लॉकडाउन 4 की जरूरत है? क्या हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? शाहनवाज हुसैन जी, आपसे है मेरा सवाल। मैं एक जवाब देना चाहूंगा प्लीज। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ राजीव जी, फिर आप दे देंगे। सवाल ये अखिलेश जी कि जहां डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि जो प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया वो डॉक्टर की एक कमेटी, एक्सपर्ट की कमेटी, साइंटिस्ट से बातचीत करके, राज्य के लोगों से, वो जो एक्सपर्ट है उनसे बात करके ये निर्णय लिया। तो लॉकडाउन और आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, इसको लेकर पूरी एक कमेटी है जो एक 11 ग्रुप बना हुआ है, जो ऑफिसर्स का है, एक्सपर्ट का है, उसके बाद मुख्यमंत्रियों की राय, और उसके अलावा आप जानते हैं कि अलग अलग राज्य में अलग अलग निर्णय हुए हैं, क्योंकि जो मुख्यमंत्री है उनको पूरा अधिकार है उनके राज्य में क्या परिस्थिति है और उस हिसाब से निर्णय लेने का। नहीं, मैं आपके सामने एक उदाहरण रखता हूं, शाहनवाज जी, उसके बाद जवाब दीजिएगा। बिहार से खबर आई कि 24, आप बिहार से चुकी हैं शाहनवाज हुसैन साहब, वहां से खबर आ जाई कि 49 मजदूर वहां पर संक्रमित हुए, जिनमें से 44 वो हैं जो प्रवासी हैं, जो वहां बाहर से पहुंचे हैं। मतलब इसका बड़ा एक सीधा सा मतलब है। और आपको याद है एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी बयान दिया था, एबीपी न्यूज पर ही उनका बयान चला भी है, जिसमें उन्होंने कहा कि जून और जुलाई के महीने में चरम पर होगी ये महामारी। तो इस लिहाज से आपको क्या लगता है लॉकडाउन 4 की जरूरत है? बहुत वैलिड सवाल है, और बिहार से ये सही है कि बिहार ने पहले ये निर्णय किया, जैसे अभी राजस्थान ने किया कि हम बॉर्डर में किसी को आने नहीं देंगे, ऐसे बिहार ने किया था कि जो जहां हैं वो वहां रहें, अभी हम लाने की बात जब तक केंद्र इजाजत नहीं देगा। अब जो ट्रेनों की बात हुई, क्योंकि मजदूरों का बहुत दबाव है, ये सही है कि मजदूर बहुत परेशान है, कई राज्यों में उनकी चिंता हुई है और कई राज्यों में चिंता नहीं हुई। आज भी एक्सीडेंट एक हुआ, 5 मजदूर का देहांत हुआ। आप जानते हैं कल रेलवे में उसमें 15 मजदूर कट गए, और कई मजदूर पैदल भी चल रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार अब सबको बुला रही है, लेकिन जांच के बाद 21 दिन का क्वारंटाइन कर रही है। लेकिन अभी जो 49 केस आए उसमें 44 केस ये आ गए, तो चुनौती बहुत बड़ी है। सिर्फ कहना, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से कहता हूं कि आप जिम्मेदार विपक्ष की तरह सही सुझाव दीजिए। तो क्या लॉकडाउन ने देश को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार कर दिया? इसी पर आज हम बहस कर रहे हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, और सीधे राजीव त्यागी जी मैं आपके पास यह आता हूं, चूंकि ब्रेक के पहले शाहनवाज हुसैन ने कहा था कि आप लोग एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाइए। तो एक जिम्मेदार विपक्ष की हैसियत से जरा आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि इस देश को लॉकडाउन 4 की जरूरत है? जो जिस तरीके से अभी केस सारे आ रहे हैं उसको देखते हुए बताइएगा। इसे मैं 10 सेकंड में बता दूंगा, लेकिन मेरे भाई ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ये बताए कि क्या करना चाहिए था, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत स्पष्ट ही बता देता हूँ शाहनवाज साहब कि हमने 2500 रुपए प्रत्येक गरीब के अकाउंट में राजस्थान में डलवाने का काम किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रत्येक 86% व्यक्तियों को, प्रदेश के 86% व्यक्तियों को 70 किलो चावल और दाल देने का काम किया, जिससे कि 3 महीने तक उनको कोई दिक्कत ना हो। पंजाब सरकार ने इंडस्ट्री का वो मॉडल दिया कि जिसमें इंडस्ट्रीज अपनी इंडस्ट्री थोड़ी बहुत चला पा रहे हैं। शर्त यह है कि मजदूरों को अपने कैंपस में रख रहे इंडस्ट्री के। तो ये सब चीजें हमारी सरकार ने इनोवेटिव किया। प्रधानमंत्री महोदय ने बकायदा एक तारीफ भी करने का काम किया राजस्थान सरकार का विशेष रूप से। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, देखिए हमारा मतभेद सिर्फ तैयारियों को लेके है कि लॉकडाउन की तैयारी ठीक से क्यों नहीं की गई। 30 जनवरी को कोरोना का पहला केस आया हमारे यहाँ पर देश में, 2 फरवरी को दूसरा केस बताइए सर, अगर आप केंद्र में अगर आपकी सरकार होती राजीव जी, आप क्या तैयारी कर लेते? आपको पता है ये महामारी है, कोई बीमारी नहीं है। निश्चित रूप से अमेरिका जैसा देश जो दुनिया का सबसे विकसित देश माना जाता है, सबसे ताकतवर देश माना जाता है, ऐसा लग रहा है कि कोरोना के आगे घुटने टेक चुका है। आप बार बार तैयारी की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात आपने कही कि दुनिया का सबसे विकसित देश कोरोना के सामने घुटने टेक रहा है। क्या हम मौतों का ही आंकड़ा देखेंगे सिर्फ कि मौतों से तुलना करने, नेगेटिव चीज का करें? क्या हम ये नहीं देखेंगे अमेरिका अपने पैकेज कितना दे रहा है इंडस्ट्री से लेकर के आम आदमियों को और आम लोगों को कितना पैकेज दे रहा है? ये भी तो देखना पड़ेगा ना, उसकी तुलना भी तो करनी चाहिए सरकार। लॉकडाउन होना चाहिए कि नहीं? चूंकि कल प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों की बैठक ले रहे हैं, आपको पता ही है, इसमें कांग्रेस के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे। क्या रुख आप लोगों का रहने वाला है?
सरकार के गलत तरीके से लॉकडाउन करने की वजह से देश की इकोनॉमी हालत जो कोरोना से पहले ही खराब थी, आप देखेंगे जीडीपी ग्रोथ 11 साल में सबसे कम थी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 7 साल में कब से कम था। सर मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, जब आप कुछ और दे रहे हैं। राजीव त्यागी जी, जवाब इसलिए दे रहा हूँ कि लोग समझ ले। ठीक है, मैं कह रहा हूँ विपक्ष का काम है आलोचना करना, बिल्कुल करिए, और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी भी है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या लॉकडाउन 4 की जरूरत है इस देश को? हाँ, मैं बड़ा सीधा सा सवाल पूछ रहा हूँ। लॉकडाउन 4 यदि आप करते हैं तो आपकी इकोनॉमी बिल्कुल बैठ जाएगी, क्योंकि वर्ल्ड बैंक से लेके आईएमएफ से लेके अन्य बहुत सारी जनता कह चुकी है कि आप 0% ग्रोथ पे हैं। लॉकडाउन 4 अगर आप खोलते हैं तो सरकार अगर तैयारी कर लेती बेहतर तरीके से, टेस्टिंग कर लेती, लोगों को बिल्कुल क्वारंटाइन कर लेती ठीक से, और विदेश से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन पहले से कर लिया था। ठीक है, प्रांजल शर्मा, शाहनवाज हुसैन साहब, मैं आपके पास आऊंगा। आप सभी जितने भी जी जितनी बातें हैं सबका जवाब एक साथ दे दीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है जरा इस पर एक टिप्पणी मैं प्रांजल शर्मा से लेना चाहूंगा, बिजनेस जर्नलिस्ट है। आप क्या राजीव त्यागी की बात से इत्तेफाक रखते हैं प्रांजल, कि अगर लॉकडाउन 4 हुआ तो देश की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ जाएगा? जी, मैं काफी हद तक इससे सहमत हूं। मुझे लगता है अब लॉकडाउन की उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन एहतियात बरतने की बहुत आवश्यकता है। और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा जो लॉकडाउन 3 में कुछ रियायतें दी गई हैं, लोगों का आना जाना बढ़ा है, ये एक बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि आप लॉकडाउन पूरे देश को बंद नहीं रख सकते। और हमको जिस तरह की पैसे की आवश्यकता है, करों की आवश्यकता है इस महामारी से लड़ने के लिए, वो कर तभी आ पाएंगे अगर आप अर्थव्यवस्था को फिर से आगे बढ़ने का मौका देंगे। इसलिए हमको दोनों चीजें का संतुलन बनाना है, एहतियात बरतनी है। जिन लोगों को, देखिए केस अभी बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जब आप खोलेंगे तो संक्रमण बढ़ेगा, केस बढ़ेंगे, लेकिन अब हमारी शक्ति इसको संभालने के लिए बेहतर हो गई है। लेकिन साथ साथ दूसरी शक्ति जो हमको चाहिए, जो आर्थिक शक्ति चाहिए, उसको भी हमको थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा, और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा के तभी हम कर सकते हैं। जी जी, लेकिन डॉक्टर टीएस क्लेयर साहब, तो सवाल तो अब यह भी खड़ा होगा कि अभी जब प्रवासी मजदूर एक जगह से दूसरी जगह आ जा रहे हैं, उसी में हम देख रहे हैं कोरोना के कई मामले आ जा रहे हैं। मैंने अभी ब्रेक के पहले उदाहरण भी दिया था जब मैं शाहनवाज हुसैन साहब से सवाल पूछ रहा था कि बिहार में पिछले 24 घंटे में जो 49 कोरोना संक्रमित लोगों के मामले सामने आए, उसमें 44 प्रवासी मजदूर हैं। तो जब ये लॉकडाउन बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो फिर क्या हालात होंगे इस देश में? देखिए, जो मेरा अपना विचार है कि नेशनल लेवल पे लॉकडाउन 4 की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिमिटेड एरियाज़ में स्पेसिफिक एरियाज़ हमने आइडेंटिफाई करने हैं जहाँ के लॉकडाउन हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। जैसे रेड जोन्स हैं या ज़्यादा एरिया हैं, क्योंकि वो भी बात ठीक है कि सारे कंट्री को स्टैंड स्टिल नहीं किया जा सकता। और मेरा ख्याल ये है कि अब सफिशेंट प्रेपरेशन हो गई है हमारे देश में कि हम इससे लड़ाई कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि जब मेरा अपना विचार है कि एक बार लॉकडाउन जब 17 मार्च के बाद खुलेगा तो केस थोड़े बढ़ेंगे, क्योंकि अभी पीक जो आनी है मोस्ट लाइकली जून एंड या अर्ली पार्ट ऑफ जुलाई में आएगी। तो बाकी जो हमें एहतियात है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें मैं और कहना चाहता हूँ एज ए डॉक्टर, एज ए कार्डियोलॉजिस्ट, कि जो केस फर्टेलिटी है इसकी कोरोना की, तो ये 2.5-2.7% है, एज कंपेयर टू जो सार्स हुई थी जो कि लिमिटेड एपिडेमिक था उसकी 10% थी, जो मर्ज हुई थी मिडल ईस्ट में हुई उसकी 35% थी। दूसरी चीज़ ये नोट करने वाली बात है, मैं समझता हूँ कि मेरे व्यूअर्स भी इस चीज़ को सुन लें कि सबसे ज़्यादा जो खतरा है इस बीमारी से वो है जिन लोगों को हार्ट की बीमारी है, कार्डियोवास्कुलर जिनको डिजीज़ है, हम टेक्निकली ऑड्स रेशो कहते हैं। अगर आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज है तो ऑड्स रेशो ऑफ डाइंग आर ऑलमोस्ट 13.9%। दूसरे नंबर पे डायबिटीज आती है, उसके ऑड्स रेशो है 9.2%। उसके बाद थर्ड नंबर पे आती है जिसको क्रॉनिक लंग डिजीज है, जिसको पुराना अस्थमा है, ऑब्स्ट्रक्टिव एयर डिजीज है। सो मैं कहूंगा कि जितने भी हमारे हार्ट के पेशेंट हैं उनको तो बहुत एहतियात बरतनी है, उनको आइसोलेशन में रखना है, और उनको तभी घर से बाहर निकलना है जब बहुत ही जरूरी है। शाहनवाज हुसैन साहब, जो पैनल में लोग हैं, बात एक निकल कर ये सामने आ रही है कि लोगों की जान की भी हिफाजत हो और जो अर्थव्यवस्था की जान है वो भी बचाई जाए, तो इसका संतुलन आप लोग कैसे बनाएंगे फिर? देखिए अखिलेश जी, जब लॉकडाउन 1 हुआ था और उसके बाद जब लॉकडाउन 2 हुआ, जब प्रधानमंत्री आए थे तो उन्होंने ये कहा था जान है तो जहान है, फिर उन्होंने कहा जान भी है और जहान भी है। ये डॉक्टर साहब ने जो बात कही वो वही बात है कि
अभी जो लॉकडाउन 3 है उसके अंदर हम लोगों ने जोन बनाए ना, राज्य सरकार ने अभी ग्रीन, ऑरेंज, रेड। आता हूं राजीव जी आपके पास, बोलने दीजिए मैं पहले पूरी इनको, कर लूं तभी आप बोलेंगे। अभी मैं ये बता रहा हूं कि जोन के अंदर कई जगह रेड जोन में भी 33% के साथ एहतियात के साथ काम हो रहा है, ग्रीन जोन में भी काम हो रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं कि इस देश को, जैसा बड़े एक्सपर्ट ने पहले भी कहा, कि हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी, यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ, प्रिकॉशन के साथ। जिन तरह के मरीज डॉक्टर साहब ने बताया, हार्ट वाले, डायबिटिक वाले, अस्थमा वाले, उनकी चिंता करते हुए हमें इकोनॉमी को भी चलाना है, बिल्कुल, देश को भी आगे बढ़ाना ऐसे में है, एक सवाल है देश के लोगों शाहनवाज जी, की जान भी बचानी है। जी, अच्छी बात है। ये एक सवाल है ऐसे में कि अब लोगों के जहन में, देशवासियों के मन में ये सवाल होगा, चूंकि एक हफ्ते का वक्त और रह गया है लॉकडाउन 3 के खत्म होने में। जो प्रधानमंत्री मोदी इस बारे में फैसला करेंगे, कल मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी है, तो डॉक्टर मोदी ये फैसला करेंगे या अर्थशास्त्री मोदी, इकोनॉमिस्ट मोदी ये फैसला करेंगे? क्या लगता है आपको? ये देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर भी हैं और अर्थशास्त्री के भी सुझाव पे चल रहे हैं। तो वो डॉक्टर का सुझाव, अर्थशास्त्री का सुझाव, सारे मुख्यमंत्रियों का सुझाव, सारे एक्सपर्ट का सुझाव, आप जानते हैं कि WHO ने और बहुत सी सेंट्रल जो दुनिया की बॉडी है उसने मोदी जी के काम की प्रशंसा की है, भारत की प्रशंसा की है कि भारत ने जिस तरह कोरोना से एक मजबूत लड़ाई लड़ी है, वो दुनिया में एक आइडियल देश के तौर पर भारत को भी देख रहे हैं, क्योंकि दुनिया की बहुत बड़ी आबादी है, दूसरी बड़ी आबादी है। और कोरोना पर जिस तरह यूरोप के देशों ने और अमेरिका ने, बड़े बड़े विकसित देशों ने जिस तरह किया, उसके मुकाबले भारत ने, हम एक विकासशील देश होते हुए भी हमने जिस तरह इसकी चिंता की है, उसकी चर्चा, प्रशंसा सब जगह हो रहा है। वो तो है, लोग इसको भारतीय मॉडल भी कह रहे हैं। बिल्कुल, वो तो है, लेकिन जो प्रवासी मजदूरों का हाल देखने को मिला, उसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार से सवाल हो या अलग अलग राज्य सरकारों से सवाल हो। राजीव त्यागी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से मुस्कुरा रहे थे, बोलिए राजीव जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैंने बहुत अच्छा एक प्रवचन इनका सुना अपना, और स्तुति गान सुना प्रधानमंत्री महोदय के बारे में। करना भी चाहिए, वो उसी पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा अखिलेश जी, कुछ फैक्ट्स आपके दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा, कृपया उस फैक्ट्स को मुझे 30 सेकंड में रखने दें। 30 जनवरी को हमारे यहाँ कोरोना का पहला केस आया, 2 फरवरी को दूसरा केस आया, उसके बाद केस आने की बड़ी लंबी शुरू हुई। मैं पूछना चाहता हूँ, पर सरकार फरवरी से लेकर के 24 मार्च तक सोती क्यों रही? इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। यदि सरकार उस बीच में लॉकडाउन की प्रॉपर तैयारी कर लेती तो शायद ये दिक्कतें ना आती। उस टाइम सरकार तैयारी में थी, ट्रंप साहब की नियुक्ति और मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में व्यस्त थी, इसलिए सरकार ने यह तैयारी नहीं की। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, यदि अभी हमारे लोगों के बीच में संक्रमण बढ़ेगा, उसके लिए क्या वेंटिलेटर्स एनफ हैं? क्या ये सत्य नहीं कि 24 मार्च तक आप एक्सपोर्ट करते रहे चीजों को और आपने कोई ध्यान नहीं दिया इस बारे में, जब जाके 24 मार्च को आपने एक्सपोर्ट रुका वेंटिलेटर से लेकर के अन्य जवाब दे रहा हूं राजीव जी। क्या हमारे पीपीई किट्स हैं, हमारे डॉक्टर्स के पास N95 मास्क है जो हमारे बैरियर्स है? दिल्ली में एक सिपाही, दिल्ली पुलिस का सिपाही दम तोड़ गया, उसको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली। तो हमारे सीआरपीएफ के जवान दम तोड़ गए, उनको जगह नहीं मिली। हम इस सिस्टम पे आवाज उठा रहे हैं। ठीक है, चलिए, आप सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या लॉकडाउन ने देश को तैयार कर दिया कोरोना से लड़ने के लिए? यही आज का हमारा सीधा सवाल है, इसी पर हम बहस कर रहे हैं। और अब इस सेगमेंट की शुरुआत में करना चाहूंगा आपसे शाहनवाज हुसैन साहब, चूंकि ब्रेक के पहले राजीव त्यागी जी ने एक सवाल आप लोगों से पूछा है। उनका यह कहना है कि जो लॉकडाउन लागू किया गया और या इस दौरान जो सरकार ने फैसला लिया, उसमें अव्यवस्था देखने को मिली है, और खासतौर पर जो मजदूरों वाला मामला है उस पर आप लोग घिर रहे हैं। मजदूरों के पलायन के दौरान जो समस्याएं मजदूरों के सामने आई हैं, जो चीजें हमने देखी। देखिए, सवाल पूछने का उनका पूरा अधिकार है, लेकिन सवाल वो सकारात्मक हो, न कि कंफ्यूजन पैदा करने के लिए। लॉकडाउन के बारे में उन्होंने पूछा, आपने तब लॉकडाउन क्यों किया, पहले क्यों नहीं किया? अभी तो आप पहले ओपनिंग रिमार्क में आप लॉकडाउन के ही खिलाफ थे, अब कह रहे हैं कि आपने देर से क्यों किया। सही तरीके पर, सही वक्त पर लॉकडाउन करने का हमने काम किया, इसलिए हम केसेस को रोकने में कामयाब है। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान में अन्य देशों की तुलना में, जैसे आपने कहा तैयारी वेंटिलेटर के बारे में, अन्य चीजों के बारे में, मैं आपको बता दूं, आपको जानकर खुशी होगी। ऐसे तो मैं पूरा डाटा रख सकता हूं, लेकिन अखिलेश जी समय आप कम देंगे, इसलिए मैं बताता हूं। पीपीई किट पर्याप्त तरीके से भारत में बन रही है। जो N95 मास्क है उसकी कोई कमी भारत के अंदर नहीं है।
हमारे यहाँ वेंटिलेटर की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ आइसोलेशन वार्ड जो है वो सारे बनाए गए हैं। सरकार आज जिन चीजों का हम एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करके जो चीजें मंगाते थे वो हम भारत में करने में भी सक्षम हुए। ठीक है, इसलिए कांग्रेस पार्टी से अनुरोध है कि आप शाहनवाज हुसैन साहब, आपने गिनवा दिया कि सरकार ने क्या क्या किया। एक और बड़ा सवाल है जो राजीव त्यागी भी कह रहे थे और सरकार से लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि फिर टेस्ट कम क्यों हो रहे हैं, कोरोना के टेस्ट। हाँ, ये मैं बता दूं, ये जो कोरोना के जो टेस्ट हैं शुरू में जरूर कम हो रहे थे क्योंकि हम सब चीज बाहर से वो किट मंगवा रहे थे। अब वो पर्याप्त तरीके से हो रहे हैं और जहां जितना होना चाहिए वो टेस्ट हो रहा है। कांग्रेस पार्टी सुझाव नहीं देती। कांग्रेस पार्टी जानती है कि कितने टेस्ट हो सकते हैं और कितना टेस्ट होना चाहिए। जानबूझकर विपक्ष में रहकर कंफ्यूजन मत पैदा कीजिए। राजीव त्यागी जी, आपको पता है देश के हालात के बारे में, क्या जानबूझकर आप लोग कंफ्यूजन फैला रहे हैं? कितने हमारे संसाधन है इसकी भी जानकारी आप लोगों को है, सरकार में आप लोग भी रहे हैं। शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं, छोटा जवाब दीजिए फिर बाकी जवाब के पास में जाता हूँ जल्दी से। राजीव जी, शहनवाज साहब से लाइव डिबेट पे एक बात कहना चाहता हूं कि मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। यदि आप इसी तरह झूठ बोलेंगे तो मेरी नजरों में आपका सम्मान कम होगा और निश्चित रूप से उससे टकराव पैदा होगा। आपसे आग्रह की सच बोला। राजीव जी, आप मेरे मैं आपको कुछ डाटा देता नहीं करते। मैं डाटा देता हूँ प्लीज। टर्की में प्रत्येक 1000 पे 15 टेस्ट होते हैं। साउथ अफ्रीका में प्रत्येक 1000 पे 5 टेस्ट होते हैं। इक्वाडोर में प्रत्येक 1000 पे 3.5 टेस्ट होते हैं। वियतनाम में प्रत्येक 1000 पे 2.5 व्यक्तियों के टेस्ट होते हैं और इंडिया में प्रत्येक 1000 पे 1 व्यक्ति का टेस्ट हो रहा है। ये लेटेस्ट आंकड़े WHO द्वारा जारी किए गए। इसके बारे में मेरे मित्र बता दें, मेरे भाई। दूसरी बात बताइए, प्रवासी मजदूरों के पास में छाले इनको दिखते नहीं है। प्रवासी मजदूरों के छाले आपको दिखते नहीं है। किसान की समस्या आपको दिखती नहीं है। मिडिल क्लास का सैलरी करना आपको दिखता नहीं है। आपको एमएसएमई सेक्टर के मजदूर करना दिखता नहीं है। एमएसएमई सेक्टर के जो मालिक है उसके अंदर दिखता नहीं है। और जिस तरह से जीडीपी ग्रोथ 0 पे जाएगी उसके बाद आपके पास क्या है, कितना पैकेज। चलिए, आप दोनों अब इस तरीके से बोलेंगे सर, समानांतर में बोलते रहेंगे, कोई किसी को सुन नहीं पाएगा। मैं डॉक्टर टीएस क्लेयर का रुख कर लेता हूं, उसके बाद में आप लोगों के पास आता हूं। डॉक्टर टीएस क्लेयर साहब, सर एक मिनट सर, राजनीतिक बयानबाजी से बाहर निकलते हैं। देखिए, ये महामारी का वक्त है, बात को समझिए। ये पूरी दुनिया के लिए आपदा है, विपदा है, ये कोई साधारण वक्त नहीं है। हम लोग आपस में ना उलझे। डॉक्टर टीएस क्लेयर, डॉक्टर टीएस क्लेयर, अरे सर एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, मुझे बहस को आगे ले जाने दीजिए प्लीज। आप दोनों से मेरा अनुरोध है। डॉक्टर टीएस क्लेयर साहब, सर एक मिनट सर, आपस में मत उलझिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप दोनों से। डॉक्टर टीएस क्लेयर साहब, क्या आपको भी लगता है कि हमारे देश में टेस्ट अभी कम हो रहे हैं, या जो हमारे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या है और जो हमारे संसाधन है उसको देखते हुए सही दिशा में जा रही है सरकार? तो पहले तो मुश्किल हुई कि हमें किट मिलने की मुश्किल थी और मैं समझता हूं कि अब स्पीड, लेकिन देखो हमारे कंट्री में इतने लोग हैं कि जितने भी टेस्ट कर लो शायद कम होंगे अल्टीमेटली, लेकिन पहले से स्पीड बढ़ी है तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। राजीव जी बोलने तो दीजिए, हमेशा आप ही बोलेंगे क्या? डॉक्टर हैं, ये एक मिनट बोलने तो दीजिए। जो मैंने भी बजाई, ताली भी लोग बजाएंगे, मैंने बजाई। अरे राजीव त्यागी जी, आप हर किसी की बारी में क्यों कूद पड़ते हैं? सुन तो लीजिए सर, बोलने दीजिए। ये डॉक्टर हैं, ये किसी पार्टी के थोड़ी ना है, ये डॉक्टर हैं। डॉक्टर टीएस क्लेयर, सवाल पूछ लीजिएगा। आप सवाल ही पूछते हैं बहुत सारे, लेकिन पूछ लीजिएगा। एक मिनट पहले उनको जवाब देने दीजिए। डॉक्टर टीएस क्लेयर को प्लीज राजीव जी आप जवाब देने दीजिए, मेरा आपसे अनुरोध है। इस तरीके से बहस नहीं हो पाएगी। डॉक्टर साहब को पहले बोल लेने दीजिए, बोलिए। डॉक्टर साहब बताएं ना, फिर डॉक्टर साहब ये बताएं टेस्टिंग क्यों नहीं बढ़ रही है, इसके बारे में पूछे सरकार से। अरे वो बोल तो रहे हैं, आप बोलने देंगे तब तो आप उनकी बारी में भी कूद पड़ रहे हैं। बोलने तो दीजिए, पूरी बात बता दीजिए। डॉक्टर टीएस क्लेयर, सिर्फ डॉक्टर टीएस क्लेयर की आवाज जाएगी, प्लीज उनको बोलने दें। 130 करोड़ लोगों में वोट भी तो दिए हुए लोगों ने। वोट देते टाइम तो आपको सबके वोट चाहिए, लेकिन टेस्टिंग के टाइम आप क्या 130 करोड़ का दे? क्या डॉक्टर टीएस क्लेयर मुझे सुन पा रहे हैं? तो शायद मेरी आवाज ही उन तक नहीं जा रही है। आप राजीव त्यागी जी बीच में ही आ गए, नहीं तो अपनी बात तो रख देते कम से कम। चलिए प्रांजल शर्मा के पास में चलता हूं, बिजनेस जर्नलिस्ट हैं। प्रांजल, आपको क्या लगता है कि अब यहां से निकलने का क्या रास्ता है लॉकडाउन से? एग्जिट रूट क्या होना चाहिए सरकार का, ताकि लोगों की जान भी बचे और जो अर्थव्यवस्था है वो भी आईसीयू में ना जाए? देखिए, इसमें समाज और सरकार दोनों को एक संयम बनाना पड़ेगा।
समाज को अपनी तरफ से सेल्फ डिसिप्लिन, नियंत्रण से काम करना पड़ेगा। मास्क और जो भी एहतियात कहा गया है उसको करना पड़ेगा। सरकार को तैयार रहना पड़ेगा, जैसे ही संक्रमण बढ़े वैसे ही लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाएं। इन दोनों को साथ साथ चलना पड़ेगा जब तक कि हमारे पास वैक्सीन नहीं आ जाती। इस नई स्थिति के लिए हमको अगले कुछ महीनों तक लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। और अर्थव्यवस्था के फ्रंट पे क्या करे सरकार? कारोबार और अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। और ये जो बड़ा डिस्ट्रिक्ट के तरफ जो पूरा रेड जोन किया है, मुझे लगता है रेड जोन और ऑरेंज जोन को अब थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने पूरे के पूरे शहर को रेड जोन कर दिया या पूरे डिस्ट्रिक्ट को कर दिया। मुझे लगता है अब बहुत बारीकी से देखते हुए हर स्तर के सरकार को इस पर गौर करना पड़ेगा और आगे कदम उठाने पड़ेंगे। मतलब मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, प्रांजल एक और सवाल, उसके बाद मैं जाता हूं बाकी मेहमानों के पास। आप ये कह रहे हैं कि जैसे रेड जोन की जब हम बात करते हैं तो ये ना हो कि पूरा का पूरा जिला ही रेड जोन हो, बल्कि एक छोटा सा इलाका जो रेड जोन है उसको रेड जोन के तौर पर देखा जाए जहां पर ज्यादा संक्रमण के मामले हैं। सही बोला। जैसे अगर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स देखें और उसमें अगर 10 बिल्डिंग है और एक किसी बिल्डिंग में किसी को संक्रमण हो गया है तो आप केवल उस बिल्डिंग को पूरी तरह से रेड जोन करें। बाकी जो बिल्डिंग है उसमें जो लोग रहते हैं, हो सकता है 1000 लोग हों, उनको आने जाने की सुविधा होनी चाहिए, लेकिन हाँ उनका टेस्ट करना चाहिए, उन पर नजर रखनी चाहिए। इसी तरह से अगर एक गली में हो गया है तो पूरे उस इलाके को आप बंद मत करिए। देखिए, कारोबार जब होता है, उत्पादन होता है, ये सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ एक फैक्ट्री आपने खोल दी, उस फैक्ट्री को बनाने के लिए जो भी सामग्री चाहिए वो अलग अलग दिशाओं से आती है। इसलिए अगर आपने फैक्ट्री खोल दी लेकिन कुछ सामान बनाने के लिए नहीं मिला उनको, तो क्या फायदा होगा? शाहनवाज हुसैन साहब, क्या इस दिशा में सरकार सोच रही है, इस तरह की रियायतें मिलेंगी? क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। देखिए, कोरोना से तो लोगों की जान जाएगी, लेकिन भूखमरी से कहीं ना जान चली जाए लोगों की। नहीं, ये सही है, जो इनका सुझाव है वो बहुत अच्छा है और सकारात्मक सुझाव है। मैं मानता हूं कि कल जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी की बैठक होगी और अलग अलग राज्य की परिस्थिति को लेकर मुख्यमंत्री अपनी बात रखेंगे और उस बात के बाद ये निर्णय होना जरूरी है। क्योंकि ये सही है कि कहीं पर अगर कोई रेड जोन या ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन बनाया गया है, उसके लिए जो सीमा बनाई गई है, इन सुझाव पर भी विचार होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप कह रहे हैं कि सुझाव पे विचार किया जाएगा। वक्त नहीं है। राजीव त्यागी जी, 10 सेकंड में अगर आप कोई सुझाव और देना चाहते हैं विपक्ष के तौर पर, और शाहनवाज हुसैन की भाषा में जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर। सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार को जल्द से जल्द एक बड़ा पैकेज एमएसएमई सेक्टर के लिए, प्रवासी मजदूरों में विश्वास कायम करने के लिए, क्योंकि प्रवासी मजदूर अगर दोबारा से शहरों में नहीं जाएंगे, इंडस्ट्री में नहीं जाएंगे तो दिक्कत आएगी। देश के किसानों के लिए, देश के मिडिल क्लास के लिए बेहतर पैकेज लेकर के आए। मिडिल क्लास आज बहुत परेशान है, उसको गाड़ी की किस्त भी देनी है, अपने मकान की किस्त भी देनी है, बच्चों की फीस भी देनी है, उसकी सैलरी कट हो रही है, वो चिंता का विषय है, उसके बारे में जरूर सोचे सरकार से। लेकिन चलिए, तो आपके जो ये सुझाव है, मुझे उम्मीद है कि कल प्रधानमंत्री की जो बैठक होगी मुख्यमंत्रियों के साथ, वहां कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस तरह के सुझाव प्रधानमंत्री को देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और कल की जो प्रधानमंत्री की बैठक है वो बहुत अहम होने जा रही है। एबीपी न्यूज की नजर इस खबर पर बनी रहेगी।